स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हम देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम जो 2023 में दिसंबर में होने वाला है उसका फुल सिलेबस देखेंगे। फॉर्म जो है आ चुका है, मैं वीडियो 19 को बना रही हूँ, हालांकि 30 सितंबर से ही फॉर्म आ गया था और 28 अक्टूबर 2023 तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने का मतलब है कि आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है आपको और छोड़ना क्या है। तो सिलेबस सबसे पहले हम यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप लोग फॉर्म भर दीजिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिन्होंने भी एमए किया हुआ है, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में 55% होनी चाहिए। कुछ लोगों को छूट है, जैसे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली जो है विथ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो गए, या जो ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर में आते हैं, या जो ओबीसी है नॉन क्रीमी लेयर में, इनका यदि 50% मार्क्स है तो भी ये फॉर्म को भर सकते हैं। नेट के लिए कोई जो है अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। जेआरएफ के लिए लिमिट है 30 साल की, हालांकि उसमें भी छूट है एससी एसटी ओबीसी को, थर्ड जेंडर को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को और वुमेन को, तथा जिन्होंने जो सैन्य सेवा में जिनका कुछ इतिहास रहा है उन लोगों के लिए 5 वर्ष की क्या है छूट है। साथ ही जिनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है उनको भी 5 साल की छूट है, और जिन्होंने एलएलएम किया है उनको 3 साल की छूट है। तो ये तो हो गई कि जो है आप दे सकते हैं क्या क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या फैसिलिटी है। ठीक है, अब हम सिलेबस पे आते हैं, सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि क्या है पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट का सिलेबस। ये बिल्कुल न्यू सिलेबस है, अपडेटेड जब से चेंज हुआ है, उसके बाद नहीं चेंज हुआ है, तो ये नया सिलेबस है। आप लोग इसको ध्यान से देख लें और लिख भी लें। और इसका जो टेक्स्ट है, आपको वीडियो रोक रोक के ना लिखना पड़े, तो जो टेक्स्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट को पेस्ट कर दूँगी, अगर उतना आ जाएगा उसमें तो। ठीक है, जितना आएगा उतना पेस्ट कर दूँगी, आई होप कि पूरा आ जाएगा। तो शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या है पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट जेआरएफ का। देखिए, सर्वप्रथम देखें तो मोटे तौर पे जो पूरा सिलेबस है उसको 10 यूनिट में आप डिवाइड कर सकते हैं, 10 यूनिट में उसको बांट के देख सकते हैं। तो जिसमें से हम मोटे तौर पे पहले 10 यूनिट होंगे क्या क्या वो देख लेते हैं। तो आपका पहला यूनिट होगा राजनीतिक सिद्धांत का, दूसरा है राजनीतिक विचारक, इसमें आप समझ सकते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक इसमें आ जाएंगे। फिर तीसरा है भारतीय राजनीतिक विचारक और तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, इसमें हम कुछ बुक्स की भी बात करेंगे जो मैंने फॉलो किया है और जिससे मेरा जो है कई टाइम नेट निकला है और जिसको मैंने पढ़ा है, तो वो मैं बता दूंगी। ठीक है, बाकी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और छठा आपने देखा, चौथा यूनिट तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण है, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, छठा है भारत की विदेश नीति, सातवां है भारत में राजनीतिक संस्थान, आठवां है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, और नौवां है लोक प्रशासन, 10वां है भारत में शासन और सार्वजनिक नीति। तो अब हम एक एक करके ये सारा सिलेबस देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, फिर भी मैं बताते जाऊंगी। तो देखते हैं क्या है सिलेबस पूरा। सिलेबस की बात करें तो पहला यूनिट राजनीतिक सिद्धांत का है, और इसको मैं ये कहूँगी कि यदि आप बीए में जो भी है आप अपने बुक्स और अपने नोट्स रिवीजन कर सकते हैं। मेनली मैंने देखा बीए और एमए में लेके जितने बुक्स हैं वही ओवरऑल पूरा नेट का सिलेबस है 80% तक। 20% आप कह सकते हैं कि हाँ कुछ करंट इशूज़ होंगे, इंटरनेशनल इशूज़ होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन 80% आपका ग्रेजुएशन प्लस पीजी मिलाकर जो भी आप पढ़ते हैं वो सेम है। राजनीतिक सिद्धांत में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है, अवधारणाएं पढ़नी है इसमें, फिर आपको स्वतंत्रता, समानता, न्याय में से यहाँ पे न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता, देखिए नागरिकता इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक परंपराएं, उदारवाद, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, रूढ़िवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, नारीवाद एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पारिस्थितिकीवाद, बहुसंस्कृतिवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। दूसरा जो यूनिट है वो कह रहा है कि राजनीतिक चिंतक, इसमें जो है आपको किसको किसको पढ़ना है, कन्फ्यूशियस को पढ़ना है, प्लेटो को, अरस्तु, मैकियावेली, हाब्स, लाक, रूसो, हीगल, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को, जेएस मिल को, कार्ल मार्क्स को, ग्रामस्की को, हन्ना अरेंट को, फ्रांस फैनान, माओ त्से तुंग और जॉन रॉल्स को पढ़ना है। और इनको पढ़ते वक्त आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आपको ये आइडिया लगता है कि अच्छा इनसे क्या क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, कन्फ्यूशियस बाद में जोड़े गए थे और भी कई हैं जो है बाद में जोड़े गए हैं। ये बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस है, तो इसको ध्यान से देख लें। तीसरा यूनिट आपका है भारतीय राजनीतिक चिंतक। देखिए इसमें काफ़ी लोगों ने ओपी गावा को जो है रिकमेंड किया है, और मेरा क्या है कि मैंने जो है अपने कॉलेज टाइम के बुक्स को ही इसमें स्टडी किया है और अपने नोट्स को स्टडी किया है। इसमें धर्मशास्त्र, कौटिल्य, आगानासुत बर्नी, ये नए ऐड हुए थे, इनसे क्वेश्चन भी बने, बहुत सीधे क्वेश्चन बने थे जब नया जोड़ा गया था उस टाइम पे। कबीर को पढ़ना है, ये भी नया है। पंडिता रमाबाई को पढ़ना है, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, एम के गांधी यानी जो है ये महात्मा गांधी हैं,
मोहनदास करमचंद गांधी। श्री अरबिंदो को पढ़ना है, इनकी बुक्स और इनके राष्ट्रवाद संबंधी विचार पूछे जाते हैं। पेरियार ई रामास्वामी, इनसे भी क्वेश्चन बन चुके हैं। मोहम्मद इकबाल, एम.एन. रॉय, बी.डी. सावरकर, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय, इनको आपको पढ़ना है। जो चौथा यूनिट है तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है इसमें बहुत सारी किताबें आती हैं, जैसे जौहरी, तपन विशाल, ओ.पी. गवा, बी.एल. फड़िया। तो इसमें से मैंने जो है बी.एल. फड़िया की स्पेशली जो है देखी, और एस.सी. सिंघल की जो है देखी तुलनात्मक राजनीति में। ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। हालांकि ओ.पी. गवा की मेरे पास है, ठीक है, पूरा सिलेबस नहीं कवर हो रहा था। मैंने जो है एस.सी. सिंघल और बी.एल. फड़िया को पढ़ा इसमें। तो तुलनात्मक राजनीति में देख लेते हैं। इसमें दृष्टिकोण, संस्थान, राजनीतिक संस्कृति पढ़नी है आपको, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और नई संस्थावाद, तुलनात्मक पद्धति, उपनिवेशवाद और भी उपनिवेशीकरण, राष्ट्रवाद, यूरोपीय और गैर यूरोपीय, राज्य सिद्धांत, पूंजीवादी और समाजवादी, समाजों में राज्य की प्रकृति पर बहस, उत्तर औपनिवेशिक राज्य, लोक हितकारी राज्य, वैश्वीकरण और राष्ट्र राज्य, राजनीतिक शासन, लोकतांत्रिक यानी चुनावी, उदारवादी, बहुसंख्यक और भागीदारी, गैर लोकतांत्रिक शासन जैसे पितृसत्तात्मक होगा, नौकरशाही होगी, अधिनायकवाद होगा, सैन्य तानाशाही और फांसीवाद और अधिनायकवाद होगा। इसके अलावा संविधान तथा संविधानवाद, गठन के रूप और कानून का शासन, न्यायिक स्वतंत्रता, उदार संवैधानिकता, आपातकालीन शक्तियाँ, संवैधानिक संकट, लोकतंत्रीकरण, लोकतांत्रिक संक्रमण और समेकन, विकास, अविकसितता और निर्भरता। देखिए जो डिपेंडेंसी है, यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार आए हैं, मेनी टाइम आए हैं, आप कह सकते हैं कि जो है बार बार पूछा गया है जेआरएफ में। वालरस्टोन है और गुंडर फ्रैंक हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। इसमें कोर परिधि और परिधि की अवधारणा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्भरता, आधुनिकीकरण फिर आपको पढ़ना है, फिर विश्व प्रणाली सिद्धांत, विकास और लोकतंत्र पढ़ना है, सत्ता की संरचनाएं, शासक वर्ग, शक्ति, अभिजात वर्ग, लोकतांत्रिक अभिजात्यवाद, अभिनेता और प्रक्रिया। अभिनेता का मतलब है कि वैश्विक शक्तियाँ। फिर चुनाव प्रणाली, हित समूह, सामाजिक आंदोलन, एनजीओज के बारे में पढ़ना है, सरकारी जो संगठन होते हैं, नागरिक अभियान एवं क्रांतियों के बारे में भी पढ़ना है। पाँचवा यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, और ये भी पाँचवा यूनिट भी थोड़ा मतलब लेंदी है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, अंतः संबंधों के अध्ययन के दृष्टिकोण तथा विशेष रूप से आपको इसमें जो पढ़ना है आदर्शवाद। आदर्शवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है कंसर्न के साथ पढ़ना है, ना कि आपको जो है हीगल का आदर्शवाद से, ये अलग है। तो ये आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो आदर्शवाद की विचारधारा है, जो यथार्थवाद है, फिर संरचनात्मक मार्क्सवाद, नव उदारवाद, नव यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद, आलोचनात्मक अंतः सिद्धांत, नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद। अवधारणाओं में आपको पढ़ना है राज्य, राज्य प्रणाली, गैर राज्य अभिनेता यानी गैर राज्यकर्ता, शक्ति, संप्रभुता, सुरक्षा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक मतलब क्या क्या वो हैं, संघर्ष हैं, शांति, युद्ध की बदलती प्रकृति, सामूहिक विनाश के हथियार और उनका निवारण, संघर्ष समाधान, संघर्ष परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र, उसका उद्देश्य, उसकी संरचना, सिद्धांत, उसके कामकाज का मूल्यांकन, शांति और विकास का दृष्टिकोण, मानवीय हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, आईआर की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, वैश्विक शासन, ब्रिटेन वुड प्रणाली, उत्तर दक्षिण संवाद, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, G20, ब्रिक्स, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, संघाई सहयोग संगठन, आसियान। इसके अलावा पढ़ना है समकालीन चुनौतियां क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी चिंताएं, मानवाधिकार, प्रवासन और शरणार्थी, गरीबी और विकास, धर्म संस्कृति की पहचान, धर्म संस्कृति पहचान की राजनीति की भूमिका। छठा यूनिट है भारत की विदेश नीति। तो देखिए इसमें भारत की विदेश नीति पर परिप्रेक्ष्य पढ़ना है, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, उत्तर औपनिवेशिक विकास और भारत की बढ़ती शक्ति तथा उभरती राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान, भारत की विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तन, कैसा पहले कैसा था, आदर्शवादी था, यथार्थवाद की तरफ जो है भारत जो है मुड़ गया है, सिद्धांत और निर्धारक, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, भारत की परमाणु नीति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत की जो है परमाणु नीति। इसके अलावा प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, जैसे यूएसए के साथ संबंध कैसा है, यूएसएसआर यानी रसिया के साथ संबंध कैसा है, चीन के साथ भारत का संबंध कैसा है, बहुध्रुवी दुनिया के साथ भारत की भागीदारी कैसी है, जैसे EU यानी यूरोपीय संघ में भारत की भागीदारी कैसी है, ब्रिक्स में भारत का रोल क्या है, आसियान में भारत का रोल या भागीदारी कैसी है, SCO संघाई सहयोग संगठन में भारत की जो है भूमिका क्या है, अफ्रीकी संघ में भारत क्या रोल निभा रहा है, दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय में भारत जो है क्या रोल निभा रहा है, खाड़ी सहयोग परिषद के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, खासतौर से इसमें जो है भारत और जो
भारत का बांग्लादेश के साथ जो है जो ज़मीन का अदला बदली हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया। भारत का जो रणनीतिक संबंध स्थापित हुआ अफगानिस्तान से उसको जो है पूछा गया। सार्क में भारत की क्या भूमिका है यानी द6 में। इसके अलावा गुजरात सिद्धांत क्या है, लुक ईस्ट और लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट दोनों ही पढ़ना है, और लुक वेस्ट क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में भारत की वार्ता रणनीतियाँ क्या है, यूएनओ में भारत का रोल क्या है, सबसे ज़्यादा जो है शांति सेनाएं जो है यूएनओ में भारत ही भेजता है। इसके अलावा जो है डब्ल्यूटीओ में भारत का क्या रोल है, आईएमएफ में जो है क्या रोल है, भारत यहाँ पे कैसे विकासशील देशों को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन पे भारत का क्या स्टैंड है, अंतर सरकारी पैनलों में भारत का क्या जो है पक्ष है, समकालीन चुनौतियाँ, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, प्रवासी और शरणार्थी के संबंध में भारत के क्या स्टैंड जो है लिए जाते हैं भारत के द्वारा। जल संसाधन जो है, क्योंकि जानते हैं जल संकट एक बड़ा संकट है, कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध जो है जल के लिए होगा, पानी के लिए होगा, ऐसा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, और इसमें भारत के रोल को पढ़ना था। साथ ही साइबर सुरक्षा। 7वां यूनिट देखते हैं भारत में राजनीतिक संस्थान। इसमें देखिए राजनीतिक संस्थानों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ना है कि भारतीय संविधान का निर्माण, उपनिवेशवाद की विरासत, भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या योगदान है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन का क्या योगदान है, संविधान सभा और उसकी संरचना, वैचारिक मोरिंग्स, संवैधानिक डिबेट्स क्या है, संविधान का दर्शन यानी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व इम्पोर्टेंट है। भारत में संविधानवाद, लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, चेक और बैलेंस, मूल संरचना, संविधान की जो मूल संरचना का कॉन्सेप्ट है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो उस पर क्या डिबेट है, और संवैधानिक संशोधन जो महत्वपूर्ण अब तक के संवैधानिक संशोधन हुए हैं, खासतौर से जो लास्ट वाले संशोधन हुए हैं 100वां, और जो कि भारत बांग्लादेश के ज़मीनी अदला बदली का 101 जीएसटी का है। इसी तरह 102 आई थिंक ओबीसी है, 103 ईवीएस है, और 104 आई थिंक 104 देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा पुराने भी कई संविधान संशोधन है, 42 है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट हैं उनके वीडियोज़ भी मेरे द्वारा लाया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेट जेआरएफ से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं इस पर अपलोड करूँ आपको मिल जाए। देखिए भारतीय राजनीतिक संस्थान में और क्या पढ़ना है, संघ की आपको कार्यपालिका पढ़नी है। संघ की कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संघीय संसद, संरचना, भूमिका, कामकाज, संसदीय समितियाँ। फिर आपको न्यायपालिका पढ़ना है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सुधार। राज्यों में कार्यपालिका और विधानमंडल, राज्यपाल से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल। भारत में संघवाद और स्ट्रांग सेंटर फ्रेमवर्क यानी मजबूत जो केंद्रीय प्रणाली है, इसको लेके स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है। विषम संघीय संविधान और जो है प्रावधान क्या है और अनुकूलन क्या है। अंतर सरकारी समन्वय तंत्र की भूमिका क्या है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये क्या है, स्थापना और मेंबर्स के बारे में पूछेगा। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है भारतीय राजनीतिक संस्थानों के, चुनावी प्रक्रिया जो है, और भारत का चुनाव आयोग, जैसे ये पूछ दिया था कि चुनाव से संबंधित डिबेट्स क्या है, एक देश एक चुनाव, ईवीएम हो गया, तो और क्या बोलते हैं जो इनको चंदे दिए जाते हैं, चुनावी बॉन्ड, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। अभी 21 में आए थे इस टॉपिक से क्वेश्चन। चुनाव का संचालन नियम और चुनाव सुधार। देखिए चुनाव सुधार से क्वेश्चन तो आते रहते हैं क्योंकि चुनाव सुधार से संबंधित जो समितियां हैं वहाँ से क्वेश्चन कई टाइम मेनी टाइम पूछा गया है कि कौन सी समितियां हैं कौन सी नहीं है, या क्रम से लगाइए। फिर स्थानीय सरकारी संस्थान, कामकाज और सुधार, स्थानीय में पंचायती राज आएगा। इसके अलावा संवैधानिक और वैधानिक निकाय जिसमें से कैग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, एससी आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। फिर है भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, तो इसमें आपको देखना है राज्य, अर्थव्यवस्था और विकास, भारतीय राज्य की प्रकृति, विकास योजना मॉडल, नई आर्थिक नीति, ठीक है, विकास और मानव विकास, वैश्वीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, पहचान की राजनीति तथा धर्म निजातीयता, जाति, क्षेत्र, भाषा। इसमें आगे है सामाजिक आंदोलन, जिसमें से देखिए दलित आंदोलन, महिला आंदोलन, किसान और श्रमिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, आगे भी पूछे जा सकते हैं। फिर नागरिक समाज समूह, गैर दलीय सामाजिक संगठन, गैर सरकारी संगठन,
सामाजिक कार्य समूह, भारतीय राजनीति का क्षेत्रीयकरण, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजनीतिक और आर्थिक इकाइयों के रूप में राज्य, उप राज्य, क्षेत्र, क्षेत्रीय असमानताएं, नए राज्यों की मांग, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में लिंग और राजनीति, यानी जो जेंडर के साथ पार्शियलिटी है राजनीति में, जो महिलाओं की भागीदारी नहीं है, इतना कम है, वो समानता और प्रतिनिधित्व के मुद्दे, राजनीतिक दलों की विचारधारा और सामाजिक आधार। राष्ट्रीय दल, देखिए कितने, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है कि वर्तमान में कितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं पहले तो, और जो है तो राष्ट्रीय दल से फिर राज्य स्तरीय दल हैं, क्या इनकी योग्यताएं होती हैं, किसको हम राष्ट्रीय दल कहेंगे, पूरे भारत में 6 ही क्यों हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। फिर चुनावी राजनीति, भागीदारी, प्रतियोगिता, प्रतिनिधित्व, उभरती प्रवृत्तियाँ। 9वां है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में देखिए यहाँ से क्वेश्चन अराउंड 7-8 आपको मिल जाएंगे हर पेपर में। लोक प्रशासन, अर्थ और विकास, सार्वजनिक और निजी प्रशासन। यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि कौन जो है इसमें अंतर मानते हैं सार्वजनिक और निजी प्रशासन में, और कौन है जो कि इसमें अंतर नहीं मानते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन इसके संकुचित दृष्टिकोण को एक्सेप्ट करते हैं, कौन व्यापक दृष्टिकोण को। संकुचित मतलब कुछ विचारक मानते हैं कि जो है लोक प्रशासन में केवल जो कार्यपालिका है उसको गिना जाएगा, जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों को लोक प्रशासन के तहत माना जाएगा। फिर प्रणाली सिद्धांत, निर्णय निर्माण, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। फिर परिस्थिति के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आना ही आना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक्स का लगभग ये भी 1 साल गैप करके हर साल आया है। फिर से लोक प्रशासन सिद्धांत और अवधारणाएं, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेलर का और पूछा गया है। तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत, नवीन लोक प्रशासन से भी क्वेश्चन बार बार आया है, ये इंपॉर्टेंट है। विकास प्रशासन, एडवर्ड विटनर इससे संबंधित है, ये भी मेनी टाइम आस्किंग है। तुलनात्मक लोक प्रशासन से भी ये भी जो है देख इसमें है सिलेबस में। फिर है नवीन लोक प्रबंधन, उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन का बदलता स्वरूप कैसा है। संगठन के सिद्धांत देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट है। नौकरशाही सिद्धांत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो का वेरी इंपॉर्टेंट है। संगठन का प्रबंधन और नेतृत्व और प्रेरणा, यहाँ से क्वेश्चन जो है 2-3 साल में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना चाहिए। संगठनात्मक संचार सिद्धांत और सिद्धांत संचार का, चेस्टर बर्नार्ड का सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन जो है ये आजकल ले रहे हैं, चेस्टर बर्नार्ड का सिद्धांत पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। संगठन में सूचना प्रबंध। और 10वां यूनिट आप देखते हैं। 9वां में अभी देखिए संगठन में संघर्ष जो है आपका संघर्ष का प्रबंधन, मैरी पार्कर फॉलेट, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंधन, पीटर ड्रकर का, ये आप देख सकते हैं। 10वां यूनिट जो है भारत में शासन और सार्वजनिक नीति के बारे में है, जहाँ पे आप बहुत कॉमन टॉपिक देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। जैसे आप देखते हैं भारत में शासन और सार्वजनिक नीति, शासन, सुशासन, जिससे पूछ दिया था इसमें से क्या सुशासन के लक्षण हैं या नहीं है। लोकतांत्रिक शासन, राज्य की भूमिका, नागरिक समाज और व्यक्ति, जवाबदेही और नियंत्रण, नियंत्रण और संतुलन के लिए संस्थागत तंत्र। फिर आपका कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण कैसे है, प्रशासनिक नियंत्रण कैसे है और बजटीय नियंत्रण कैसे है। संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण, विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण, प्रशासनिक संस्कृति, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार, सुशासन के संस्थागत तंत्र, सूचना का अधिकार, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है नो डाउट। नागरिक चार्टर, सिटीजन चार्टर इंपॉर्टेंट है। शिकायत निवारण प्रणाली, लोकपाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लोकायुक्त जो है राज्यों में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रास रूट गवर्नेंस, पंचायती राज संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उनकी कार्यप्रणाली, योजना और विकास, विकेंद्रीकृत योजनाएं, विकास के लिए योजना, सतत विकास जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड किसी भी पेपर में आ सकता है। भागीदारी, विकास, ई गवर्नेंस, नीति आयोग जो है, जो नया बना, नया अब नहीं रह गया, 2015 में बना था, ये योजना आयोग के स्थान पर आया था, लेकिन क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं और नहीं भी पूछे जाएंगे तो भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर है सार्वजनिक नीति, सामाजिक आर्थिक विकास के साधन के रूप में आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, NRHM, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, राइट टू एजुकेशन, इसके विशेष संदर्भ में आपको सार्वजनिक नीतियों को पढ़ के जाना है। सार्वजनिक नीति की निगरानी और मूल्यांकन, शासन प्रक्रिया को जवाबदेह बनाने के तंत्र एवं जन सुनवाई, सोशल ऑडिट। तो ये आपका टोटल क्या हो गया, सिलेबस हो गया। आप जो है सिलेबस को डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नोट्स पेस्ट कर दूँगी, आप वो जो है वहाँ से टाइप करके पेस्ट कर दूँगी, ज़रूर ले लीजिएगा। और सिलेबस और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, क्योंकि देखिए सिलेबस इतना ज़्यादा है, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सिलेबस में अगर कोई टॉपिक है तो वहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है या किस टॉपिक से लगभग हर साल क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को अपने साथ में रखें। बुक लिस्ट हो तो एक बुक कोई परफेक्ट नहीं है, एक गाइड बुक, आप गाइड बुक नहीं, एक सॉल्व पेपर लीजिए जिसका एक्सप्लेनेशन उसमें दिया हुआ हो। बाकी बुक लिस्ट जो मैं एनालिसिस से मैंने अपने निकाला,
हालांकि मैंने इसमें से सारे नहीं पढ़े हैं। मैं अगर कहूँ मैं अपनी बात, तो मैंने सिलेबस को और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो किया है। साथ ही जो इसमें बुक्स हैं, तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन जो है, यहाँ पे मैंने ओपी गावा को नहीं पढ़ा है। मैंने BL फड़िया और डॉक्टर कुलदीप फड़िया, ये लोग जो हैं, इन लोगों की पुस्तकों को पढ़ा है। और राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा में जो है, इसमें भी मैंने श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी और फड़िया को पढ़ा है। भारतीय राजनीतिक विचारक, इसमें भी जो है मैंने अपने एकेडमिक्स बुक्स को पढ़े हैं। ओपी गावा को जो है मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, 1-2 बार मैंने देखा था, पढ़ा नहीं था बिल्कुल भी। तुलनात्मक राजनीति में देखें तो आपको इसमें जो है JC जौहरी, तो स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल मैंने देखा था, सर चकरा गया था मेरा। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप SC सिंघल की और BL फड़िया की जो है, मैंने वही दोनों पढ़ी थी, आप भी उसको पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ने के लिए आप जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सबसे पहले आपको उस पर पकड़ बनाना होगा। और मेन जैसे भारत का अमेरिका के साथ जो है बेका, बेसिक एक्सचेंज ऑफ जो है, ये बेका जो आपका 2020 में साइन हुआ, 2005 में न्यूक्लियर समझौता, न्यूक्लियर पे जो समझौता हुआ, या 2004 में उनके जो है समझौते हुए, वो समझौते, या भारत का चाइना के साथ पंचशील कब हुआ, इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, और साथ ही कुछ विशेष अगर भारत का किसी के साथ है, जैसे बांग्लादेश के साथ जो हमारे समझौते हो गए, या कोई स्पेसिफिक अफगानिस्तान के साथ, या पाकिस्तान का ताशकंद शिमला समझौता हो गया। तो मेन देखिए, इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कवर करते हुए ये चीज़ें कवर होती गई। और प्लस भारत की बड़ी शक्तियों के साथ और अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है कैसे संबंध है, थोड़ा इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने पे समझ में आ जाता है कि IR से क्या क्या चीज़ है। IR को मैंने मैगजीन से भी पढ़ा था, कई बुक्स मैंने पढ़ लिए थे एक्चुअली इस पर। और ठीक है, विवेक ओझा की बुक बहुत पतली है, सब कुछ कवर नहीं करता है, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है, कई लोग रिकमेंड भी करते हैं। लेकिन देखिए, उसमें सारे संगठन नहीं है, आपको सारे संगठन कवर करने पड़ेंगे। वो गूगल से करिए अच्छे साइट पे, किसी ऑथेंटिक दृष्टि IAS के, या थे IAS, या विजन IAS, या इनसाइट वगैरह से, जहाँ से भी, या बायजूज वगैरह से। ठीक है, फिर लोक प्रशासन में जो है अवस्थी और माहेश्वरी हैं, साथ ही RK दुबे हैं। और एक और बुक आती है जिसमें फड़िया जी की है, और उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो मैंने वही देखी थी, अवस्थी माहेश्वरी की देखी थी। RK दुबे की भी बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब कुछ मैंने आपसे लगभग डिस्कस कर लिया है। ये मैंने एनालिसिस करके निकाला था किताबें, पर मैंने इन सभी किताबों को फॉलो नहीं किया था। मैंने मेनली फड़िया जी को, पुखराज जैन को, SC सिंघल को, और OP गावा के कुछ बुक्स मैंने फॉलो किए थे। ठीक है, और मैगजीन्स जो है वो मैंने फॉलो की थी, प्रतियोगिता दर्पण की, और गूगल से बहुत कुछ मैंने पढ़ा था, यूट्यूब से भी मैंने जो है पढ़ा था, हेल्प मिला था मुझे। और मेनली मेरा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे था। तो आई होप सो कि आप पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेके चलें, फिर आपकी पकड़ उस पर मजबूत होती जाएगी। आगे कोई आपका कुछ सजेशन है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्प करता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।